हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर। हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिसऑर्डर्स ड्रग्स। अगर मैं बात करूं, आपके यूनिट में कार्डियोवास्कुलर और ब्लड डिसऑर्डर को साथ में दे रखा है, बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियो, नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे ब्लड। अगर मैं बात करूँ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की, तो इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे हम लोग कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में अंजाइना। उसके बाद में आपके जो इरिथमिया और हाइपरटेंशन और सीएचएफ की ड्रग्स यूज़ हो रही है, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। सो कार्डियो में पार्ट 1 पार्ट 2 ये रहेगा, और जो ब्लड रहेगा, ब्लड में पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे हीमैटिक, अनीमिया, कोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट ड्रग। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेटलेट, प्लाज्मा और जो भी ब्लड डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हमारी कॉमन ड्रग्स होती है उनको। सो ये एक ओवरव्यू होगा जिससे आपको क्लियर हो गया कि कौन से पार्ट में हम लोग कौन से ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को। मैं यही बता रही थी कि जो आपका यूनिट 5 है, यूनिट 5 में आपका कार्डियोवास्कुलर और ब्लड डिसऑर्डर के जितने भी ड्रग्स हैं वो साथ में दे रखे हैं, मतलब जितने भी सिस्टम में यूज़ होंगे वो ड्रग को साथ में डिस्कस कर रखा है। लेकिन हम लोग इसको अलग पार्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और ब्लड डिसऑर्डर को अलग पार्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज से डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक एंड एंटीकोलिनर्जिक। अगर मैं बात करूँ कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो कोलिनर्जिक ड्रग्स आपको पता होना चाहिए कि वो आप उसको डायरेक्टली एक्टिंग पे यूज़ कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप आगे पढ़ोगे कि डायरेक्ट एक्टिंग में कैसे यूज़ हो रहा और इनडायरेक्ट एक्टिंग में कैसे यूज़ हो रहा है। कोलिनर्जिक ड्रग को हम लोग पैरासिम्पैथोमाइटिक्स भी कहते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक के नाम में ही, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको जो दूसरा नाम है क्या कहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन आपका ईएमएस बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से दे रखा है। तो अगर आप क्लासिफिकेशन प्रिपेयर करेंगे तो ईएमएस बुक के से ही आप प्रिपेयर करिएगा। अगर मैं बात करूँ कोलिनर्जिक ड्रग की, तो ये आपके दो में डिवाइड होती है। पहला होता है डायरेक्ट एक्टिंग, फिर होता है इनडायरेक्ट एक्टिंग। जैसे कि नंबर 1 डायरेक्ट एक्टिंग, नंबर 2 इनडायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में ये दो में डिवाइड होता है, एक में आपका ईस्टर्स का यूज़ होता है, एक में आपका अल्कलॉइड का यूज़ होता है। जब कोलिन ईस्टर्स रहेगा, जैसे कि एग्जाम्पल आपका ड्रग का आएगा एसिटिल कोलिन, मेथाकोलिन। और अगर मैं बात करूं जब आपका अल्कलॉइड्स में रहेगा, तब आपके ड्रग का एग्जाम्पल रहेगा मस्कैरिन, फिर आपका रहेगा एरोकोलिन, फिर आपका रहेगा पिलोकार्पिन। तो अब आपको पता चल गया डायरेक्ट एक्टिंग में कोलिन ईस्टर्स और कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड में डिवाइड होगा। ईस्टर्स के एग्जांपल्स आपके ये रहे, अल्कलॉइड के एग्जांपल्स आपके ये रहे। ये क्या थे, आपके दोनों डायरेक्ट एक्टिंग थे। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट एक्टिंग पे जाओगे, इनडायरेक्ट एक्टिंग में आपके एंटीकोलिनेस्टरेज आएंगे, जिसमें आपके 3 में डिवाइड होते हैं। पहला आपका रहेगा रिवर्सिबल, फिर आपका रहेगा इरिवर्सिबल, फिर आपका सेरेब्रो सेलेक्टिव रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ रिवर्सिबल की, तो ये आपका डिवाइड होगा दो में। पहला होगा कार्बामेट्स, फिर होगा एरिगडीन। सेम एज कार्बामेट्स पे भी आपके दो डिवाइड हो रहा है, टर्शरी कंपाउंड में और क्वाटरनी कंपाउंड में। जब 3 के कंपाउंड बनेंगे तब आपका होगा टर्शरी कंपाउंड, जिसके एग्जाम्पल आपका ड्रग का दे रखा है फाइओस्टिगमाइन। क्वाटरनी में आपके 4 के बनेंगे, आपका ड्रग का एग्जाम्पल दे रखा है नियोस्टिगमाइन, रिवास्टिगमाइन। मैंने यही दोनों लर्न करे थे जो मुझे इजी लग रहे थे। एरिकडीन का एग्जाम्पल आपका रहेगा टैक्रीन। अगर मैं बात करूँ इरिवर्सिबल की, तो इरिवर्सिबल में आपके फर्दर दो में डिवाइड होंगे, कार्बामेट्स में और ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में। कार्बामेट्स की एग्जांपल आपका रहेगा ड्रग का कार्बोरल, और जो आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट का रहेगा उसका आपका एग्जांपल रहेगा पैराथियोन एंड मैलाथियोन। बाकी आप इसमें से कोई भी लर्न कर सकते हैं, जो इजी ड्रग है जो आपको याद रहे कि वो मैंने आपको बता दिया। तो कोलिनर्जिक ड्रग्स में आपको ये पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन पहले की कि डायरेक्ट एक्टिंग क्या है, इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या है, और उसके बाद में आप देखोगे कि डायरेक्ट में कौन से दो में डिवाइड हो रहा है और इनडायरेक्ट में आगे कैसे डिवाइड हो रहा है। अगर क्लासिफिकेशन प्रिपेयर हो जाएगा तो आप आगे कंटेंट लिख पाएंगे, तब आपको एकदम क्लियर रहेगा।
अभी हम लोगों ने डिस्कस करा था कि डायरेक्ट एक्टिंग होता है, इनडायरेक्ट एक्टिंग होता है। तो सबसे पहले कोलिनर्जिक ड्रग में हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपकी कोलिनर्जिक ड्रग डायरेक्ट एक्टिंग है तो हम लोग डायरेक्ट एक्ट किस में एज अ कर सकते हैं, आई ड्रॉप में। तो आई ड्रॉप आप कैसे ले सकते हो, जब आपको कोई भी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा होगा तब आप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है आपके आइज़ में तब आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने एग्जामिनेशन कराया अपने आई का और तब आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी इमेड्रेटिक इफेक्ट है तब आप यूज़ कर सकते हो कोलिनर्जिक ड्रग का। या फिर आप कोई भी मतलब कंडीशन जैसे डिजीज़ स्प्रेड होने होते हैं उसको रोकने के लिए भी, प्रिवेंट करने के लिए भी आप ले सकते हो। तो टॉपिकल यूज़ में सबसे पहले आपका आई का बताया गया है। और अगर मैं बात करूँ इसके एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, तो एडवर्स इफेक्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एक एक ड्रग को डिस्कस करेंगे। मेन आपको सिर्फ मेरा बताना है कि डायरेक्ट एक्टिंग में और इनडायरेक्ट एक्टिंग में आपकी कोलिनर्जिक कैसे यूज़ हो रही है। तो डायरेक्ट में आपकी इस तरीके से यूज़ होगी। नेक्स्ट आपका आता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपका कुछ नहीं यूज़ होगा, मतलब यूज़ होगा, इनडायरेक्ट में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। इनडायरेक्ट का मतलब आपका सिंपल से ये रहेगा कि हम लोग थ्रू तो हम लोग ओरल या फिर आईवी लेंगे, और जिस भी हम लोगों को वहाँ पे जहाँ पे रिसेप्टर्स है वहाँ पे भिजवाना है, वहाँ पे ये लोग डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्ट जाएंगे, थ्रू द आपके एजेंट्स की तरह जाएंगे। साइट ये लोग ज़रूर जाएंगे, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन या फिर इनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ या घट जाएगी आपकी बॉडी डिपेंडेंट पे। तो मेरा मेन मोटा था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोलिनर्जिक आपकी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिंग है वो कैसे है। बाकी तो आपने क्लासिफिकेशन से पढ़ लिया है। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। अब स्टार्ट करेंगे हमारे कोलिन ईस्टर से। अगर मैं बात करूँ डिटेलिंग तो अब हम पढ़ेंगे ठाकुर बुक से। अगर मैं बात करूँ कोलिन ईस्टर, जिसको हम लोगों का मेन एग्जाम्पल दे रखा था ड्रग का, एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन एक आपकी फॉर्म में केमिकल मोएटिक्स की जो आपकी बनी हुई है दो शब्द से। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। पहला आपका एसिटल नाम से आएगा, एसिटिक एसिड। कोलिन आपका आ रहा है कोलिन ईस्टर से। तो नाम से आपको दो में डिवाइड कर लोगे तो आप ये चीज़ लिख सकते हो कि एसिटिक एसिड है और कोलिन ईस्टर है। जो कोलिन है वो आपका बना हुआ है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से। जो आपका ACH मतलब कि एसिटिल कोलिन है वो क्वाटरनी अमोनियम कंपाउंड है, जो कि एक अल्कलाइन मटेरियल में आता है। इनमें आपका कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड होता है। अब आपको ये ओवरव्यू क्लियर हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कैसा इसका एक्शन होता है, क्या होता है, तो कभी भी ड्यूरेशन पूछा तो आप हमेशा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लिखेंगे, फिर उस ड्रग का नाम लिखेंगे, तब बताएंगे कि रैपिड है, फास्ट है, शॉर्ट है, लॉन्ग है। तो इसका एसिटिल कोलिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वेरी शॉर्ट होता है, लेकिन रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है आपका जब इसको एंजाइम मिल जाता है। उस एंजाइम का नाम है कोलिन ईस्टरेज एंजाइम। In 1914, Daley observed two types of activities of acetylcholine and termed as muscarine and nicotinic. अगर मैं बात करूं, जब 1914 में डैले ने ऑब्जर्व करा आपके एसिटिलकोलिन की एक्टिविटीज़। अब कोई भी ड्रग होती है उस ड्रग को हम लोग डायरेक्ट नहीं देखते जब तक कि उसके हम लोग हर एक चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर लेते, हर एक चीज़ का हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं देख लेते, क्योंकि हम लोगों को एडवांटेज के साथ में डिसएडवांटेज भी पता होना चाहिए। क्योंकि अगर वो नहीं पता होगा तो हम लोगों को ओवरडोज का एंटीडोट कैसे पता होगा, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करी गई थी, तब उन्होंने देखा था कि एसिटिलकोलिन तो दो टाइप की एक्टिविटी शो कर रही है। वो दो टाइप की एक्टिविटीज़ आपको उन्होंने नाम रख दिया था। पहले का नाम रखा मस्कैरेनिक एंड फिर रख दिया निकोटिनिक। अब हम लोग बात करेंगे उनके एक्शंस की डिटेल में। तो सबसे पहला आपका है मस्कैरिन एक्शन। अगर मैं बात करूँ, नाम से समझ में आएगा, मसल्स से कोरिलेट करा ना, ये आपका मसल्स में ही प्रेजेंट होगा। बस अब हम लोग उसको एक एक बाई करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला आपका दे रखा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आपका मेन क्या होता है, हार्ट होता है। हार्ट होता है, फिर हार्ट के बाद क्या आते हैं आपके ब्लड वेसल्स आते हैं। जो आपका हार्ट है, हार्ट में आपके मस्कैरिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो रिसेप्टर आपके क्या होते हैं, M2। ये आपके क्या प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अगर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा तो आपकी बॉडी में ब्रेडिकार्डिया होगा। अगर नेगेटिव अनोट्रोपिक इफेक्ट होगा तो जिसकी वजह से आपका फोर्स जो कॉन्ट्रैक्शन का होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। कंडक्टिविटी में अगर डिक्रीज होगा तो जिससे आपका क्या डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट। तो अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे एक ड्रग पहले रिसेप्टर पे जाती है, और रिसेप्टर हर जगह प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, कैसे वो बाइंड करके अपनी एक्शंस को शो करती है जब आपकी बॉडी क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है।
अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो आपको पता है ब्लड वेसल्स में जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं उस पे आपके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम लोग आईवी देंगे, जब हम लोग एसिटिलकोलिन ड्रग्स को आईवी देंगे, तो आप जब देखोगे कि वो ड्रग आपके बाइंड करेगी जाके रिसेप्टर से जो प्रेजेंट एंडोथेलियल सेल पे, तब आप देखोगे कि जो आपका बीपी है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, वो डिक्रीज हो जाएगा आपकी बॉडी में। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट आपका आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब मैं बात करूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में मस्कैरिन रिसेप्टर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है। और मस्कैरिन रिसेप्टर आपने पढ़ा भी था कि साल्ब्यूटामॉल कैसे आपका मस्कैरिन रिसेप्टर पे वर्क करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। थोड़ा सा याद आया होगा, राइट? नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का साल्ब्यूटामॉल इनहेलर, ब्रोंकोडायलेटर्स का, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको क्लियर होगा कि मस्कैरिन रिसेप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जहाँ पे वो क्या करेगा? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और इंक्रीज कर देगा आपके सिक्रेशन जो आपके ग्लैंड से सिक्रेट हो रहा है। नेक्स्ट आपका आता है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स में आपके M2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। जैसे कि स्मूथ मसल्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, वहाँ पे ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपके ओसोफेगस में होती है, वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो जाएगा। आपके इंटेस्टाइन में होती है, वहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बन जाएगा। आपके ब्लैडर में होती है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। स्मूथ मसल्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर आपका आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास भी M2 रिसेप्टर होता है, और ख़ास करके ये मतलब जो ग्लैंड्स होते हैं उनका सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनके पास एजेंट होते हैं पैरासिम्पैथोमेटिक एजेंट्स। अब यही अगर मैं बात करूँ तो कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम लोग अनदर नेम से ये जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया था। आपके ग्लैंड में 3 इसमें आएंगे। पहला आपका आता है सलाइवरी ग्लैंड, फिर आपका आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर आपकी आती है पेनक्रियाटिक ग्लैंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ GIT की, तो GI में भी आपके M रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, दैट इज मस्कैरिन रिसेप्टर, जो आपके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करा देते हैं। फिर आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, उसमें भी आपके पाए जाते हैं, और जो कि क्या कराते हैं? कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। फिर आपका आता है आई में भी आपके कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसके लिए प्रेजेंट होता है। तो ये आपका क्या था? सारा मस्कैरिनिक एक्शन, किसका? ड्रग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकोटिनिक एक्शन के। तो निकोटिनिक एक्शन आपके सिर्फ 2 पे जाएंगे। पहला होगा आपका ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, फिर आपका आएगा स्केलेटल मसल्स। अगर आप बहुत ज़्यादा डोज लोगे एसिटिलकोलिन की, तो वो तुरंत आपका एक्टिवेट करेगा दोनों को। मेरा कहने का मतलब वो सिंपैथेटिक भी एक्टिवेट करेगा और पैरासिम्पैथेटिक भी आपका क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। बट जब ये हम बात करें हाई डोज की, हाई डोज में ऐसा ही होता है, जिससे आपके हर एक चीज़ बॉडी की क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जैसे कि हार्ट रेट एकदम से इंक्रीज होगा, ब्लड प्रेशर एकदम से आपकी बॉडी में इंक्रीज होगा, आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक गैंग्लिया भी मतलब कि एकदम से एक्टिवेट हो रहे हैं, और पैरासिम्पैथेटिक के भी। तो बॉडी उस टाइम पे आपकी रिलीज़ करेगी कैटेकोलामाइन, जो कि आपकी एक्टिवेट करेगी बाकी सारे इफेक्ट जो आपको सिंपैथेटिक गैंग्लियन से देखने को मिलेगा। ये आपका क्या आता है? निकोटीन एक्शन का, जो कि आपके ऑटोनॉमिक में है। लेकिन जब आपके स्केलेटन में आएगा, तब आपके हर एक मसल्स फाइबर्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस हिसाब से हम लोग उसको ड्रग का डोज देंगे। अब इसको हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू देंगे। इंजेक्शन हमारा जाता है, इसका रूट होता है इंट्रा आर्ट्रियल, और इस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा इसका हाई डोज के इफ़ेक्ट्स। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है CNS का मतलब इसमें बताया गया है कि जो एसिटिलकोलिन है उसकी कोई एबिलिटी नहीं है कि वो क्रॉस कर सके BBB को, मतलब कि ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इससे कोई भी खास इफेक्ट नहीं आता है जब हम लोग IV एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर हम लोग ब्रेन में डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं एसिटिलकोलामीन को, तब हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसके पैटर्न्स में रहते हैं। अब देखो, जैसे कि कोई भी ड्रग है तो उसका साइड इफेक्ट दिखता है। अगर ब्रेन आ रहा है तो ब्रेन में सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको सेडेटिव्स या डिप्रेशन का देखने को मिलता है, तो इसमें भी आपको डिप्रेशन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है इंडिकेशंस क्या है? तो अगर मैं बात करूँ इंडिकेशन की, तो एसिटिलकोलिन आपकी प्रोटोटाइप की कोलिनर्जिक ग्रुप की ड्रग्स हैं। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है क्लिनिकल वैल्यूज़ पे। जैसे कि आपको ये रैपिडली हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है तो हम लोग इसको यूज़ कर देते हैं। ये स्प्रेड बहुत ही आपकी वाइडली और डिफ्यूज़ हो जाती है एक अच्छे मैनर में, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। और इसको हम लोग
एडमिनिस्टर ओरल नहीं करते। ज़्यादातर हम लोगों का कोशिश होता है कि ये हाइड्रोलाइज्ड होता है तो उसको हम लोग रूट अदर देन यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट आपका आएगा कोलिनर्जिक एल्कलॉइड। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कोलिनर्जिक ईस्टर, अब हम लोग पढ़ेंगे कोलिनर्जिक एल्कलॉइड। अगर मैं बात करूँ कोलिनर्जिक एल्कलॉइड की, तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा दो में, एक होगा आपका नेचुरल, एक होगा आपका सिंथेटिक। ये आपका ठाकुर बुक में दे रखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट नहीं लिखना है, इनडायरेक्ट नहीं लिखना है। मेन अब हम बात करते हैं इसके एक्शंस की। तो अगर मैं बात करूँ एक्शन किसके, हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो पेलो कार्पिन की हम बात कर रहे हैं। ये आपको मिलता है श्रब से, और वो श्रब्स का जीनस नेम है पेलोकार्पस। ये आपका कल्टिवेट कहाँ होता है, साउथ अमेरिका में। ये आपका जो मस्कैरन ऑब्टेन होता है वो पॉइजन मशरूम से होता है, जिसका नाम दे रखा है अमानिटा मस्कैरिया। नेक्स्ट आपका दे रखा है और भी कि कैसे आप ऑब्टेन करोगे, तो जो आपका एरिकोलिन होता है वो आपका बीटल नट से होता है, और इसका नाम है एरिका केटुचू। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है क्योंकि इनके नाम में ही आप देखो कितना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ है। अगर मैं बात करूँ एक्शन की, तो ये आपका सेलेक्टिव वर्क करता है मस्कैरिन पे, और अगर मैं बात करूँ इसका इफेक्ट, तो इसको आप प्रेडिक्ट बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ये आपकी गुड लिक्विड सॉलिबिलिटी के साथ आता है, और ये आपका सॉलिबिलिटी ईजी होती है तो इसको आप ईजिली एब्जॉर्ब कर सकते हो आपकी बॉडी में। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, जीआई ट्रैक्ट में, नो डाउट। अगर मैं बात करूँ इसके इफेक्ट्स की, तो हम लोग थोड़े से पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। पहला आपका आता है आई। तो जो आपके पीपल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो आई में प्रेजेंट होते हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर आपको ड्रेनेज कराना होता है, अब ये ड्रेनेज क्या होता है, जो आपका विट्रस ह्यूमर एक्वस ह्यूमर होता है, तो वहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसको ड्रेन आउट भी तो हम ही लोग कराते हैं। कहाँ से होता है, जहाँ पे आपके मसल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से, तो उसको भी आप कराने के लिए ड्रग का यूज़ करते हो। नेक्स्ट आता है सीवीएस। तो कार्डियोवास्कुलर में क्या है, कार्डियोवास्कुलर में जब हम लोग, आप देखोगे जब हम लोग ड्रग को इंट्रावेनसली मतलब इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर करेंगे हमारी बॉडी में, तो एकदम से हमारा बीपी घट सा जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये लोग ब्लॉक कर देते हैं हमारे निकोटिनिक एजेंट्स को। अगर आप सीएनएस में देखोगे, तो सीएनएस में आप जब आईवी दोगे तब आप देखोगे कि एक अरोजल रिस्पॉन्स आपका ब्रेन शो करेगा। स्वेट ग्लैंड में जब आप देखोगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज स्वेटिंग्स होंगी। जब आप ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री में देखोगे, मतलब कि ट्रैक्योब्रोंकियल ट्री का मतलब है रेस्पिरेटरी में देखोगे, तो आपका ब्रोंकोस्पाज्म होगा, और जो म्यूकस सिक्रेशन है वो आपका एकदम से बढ़ जाएगा। इंडिकेशंस क्या है, जब आप उसको कॉमनली यूज़ करोगे आई ड्रॉप, तो ग्लूकोमा कंडीशन में करोगे। कोई भी एडहेशन तोड़ने के लिए यूज़ कर सकते हो, जो आपका एंटीरियर सरफेस पे होता है लेंस साइड पे। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेडेक होगा, कैटरेक्ट कंडीशन डेवलप हो सकती है आई में, और एलर्जिक सिम्टम्स कोई पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। रेटाइनल डिटैचमेंट हो सकता है, और अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो एब्जॉर्ब हो गया, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या है, वो ब्लड के थ्रू में हर एक सिस्टम में जाएगा, तो हर एक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि रेस्पिरेटरी में ब्रोंकोस्पाज्म होगा, कार्डियक में आपका ब्रेडिकार्डिया होगा, और आपके ग्लैंड्स में जो स्वेट ग्लैंड है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि सिस्टमिक रिएक्शंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो आप जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन, उनको नहीं देना है। चिल्ड्रंस को देना है सेफ्टी एफिकेसी के, जब तक कि ना क्लियर हो तब तक आपको नहीं देना है। जियाट्रिक पेशेंट में भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उसमें एडवर्स इफेक्ट या फिर एडवर्स रिएक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप कुछ स्टूडेंट्स का डाउट होगा कि जियाट्रिक पेशेंट्स कौन सा होता है, तो जियाट्रिक पेशेंट का मतलब होता है जिनकी एज 65 ईयर से ज़्यादा है, उनको हम लोग रखते हैं जियाट्रिक पेशेंट्स में। नेक्स्ट आपका आता है ड्रग इंट्रैक्शन। ड्रग इंट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो आप ड्रग इंट्रैक्शन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक ड्रग है जिसका नाम है पेलोकार्पिन। एक एग्जांपल दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। अगर मुझे ये एडमिनिस्टर करने तो ऐसे में किसके साथ करूँ जिसकी एडवर्स इफेक्ट को कम हो सके और उसका जो रेट एफिकेसी है वो इंक्रीज़ हो सके। ऐसा हम लोग ड्रग इंट्रैक्शन में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे हम लोगों को ईजी हो जाता है। अगर मैं बात करूँ ड्रग इंट्रैक्शन की, जो पिलोकार्पिन का है, तो वेरियस ड्रग के साथ इंट्रैक्ट होती है। पहला दे रखा है साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर करेंगे टू माइकोटिक एजेंट के साथ, माइटोटिक एजेंट के साथ, जिससे जो टॉक्सिक रिएक्शन का रिस्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एफिकेसी को अगर हम लोगों को रिड्यूस करना है तो हम लोग इन सब के साथ में उसको देंगे, जैसे कि बीटा ब्लॉकर के साथ देंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड्स के साथ देंगे,
करेंगे कि उसके बाद में आप देखोगे थर्ड पॉइंट में कि अगर इसको आपको प्रोलॉन्ग करना है तो आप इसका एक्शन को साथ में दोगे सक्सामेथोनियम के साथ। अगर मैं बात करूँ ड्रग इंट्रैक्शन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो कभी भी एग्जाम में अलग से ड्रग इंट्रैक्शन नहीं पूछा जाता है। और अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, कोई भी क्लासिफिकेशन में या फिर अलग से आप ड्रग लिख रहे हो, तो आपकी मर्जी, आप ड्रग इंट्रैक्शन लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते हो। लेकिन अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैंने ड्रग इंट्रैक्शन नहीं लिखा था, क्योंकि ड्रग इंट्रैक्शन हर एक ड्रग का याद करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा था, और साथ में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लास्ट तक मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मुझे याद रहेगा, इसलिए मैंने ड्रग इंट्रैक्शन को छोड़ दिया था। आपकी कोलिनर्जिक ड्रग्स कंप्लीट हो गई है। पहले हम लोगों ने कोलिन ईस्टर को डिस्कस करा, फिर हम लोगों ने अल्कलॉइड को डिस्कस करा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटी कोलिन स्टेरेज ड्रग्स को, मतलब कि हम लोगों ने डायरेक्ट एक्टिंग का कर लिया, अब हम लोग इनडायरेक्ट एक्टिंग का डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब मेन एक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो इस बुक में दे रखा है प्लीज़ मत प्रिपेयर करिएगा, क्लासिफिकेशन ये वाला बहुत ईजी सिंपल है, आप इसको प्रिपेयर करिएगा। अगर मैं बात करूँ एक्शंस की, तो एक्शंस आपका सबसे पहले आ रहा है एंटी कोलिनस्टेरेज ड्रग्स का। अगर मैं बात करूँ, ये एजेंट है जो इनहिबिट करता है ब्रेकडाउन ना हो किसका, कोलिनस्टेरेज एंजाइम का, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एंटी, मतलब कि जस्ट अपोजिट, जस्ट अगेंस्ट। ओके, फिर अगर मैं बात करूँ इसके पोटेंसी की, तो इन विवो और एज वेल एज इन विट्रो ये एजेंट इंक्रीज ही पोटेंसी वर्क करता है। अब हम बात करते हैं इसके एक्शंस की, तो पहला एक्शन आपका आएगा गैंग्लिया। यहाँ पे लोकल हाइड्रोलाइज्ड रहता है आपका एसिटिल कोलिन, जो कि लेस सिग्निफिकेंट है। इन एक्टिवेशंस के बाद में आप जब देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें ये स्टिमुलेट करता है आपके मस्कैरिन रिसेप्टर को, और आपका फर्दर वर्क करता है जैसे कि डिपोलराइजेशन का, और आपके रिसेप्टर निकोटिनिक को ब्लॉक करने का। नेक्स्ट आपका आता है सीवियस। यहाँ पे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में देखते हो कि एंटी जो आपका कोलिनस्टेरेज है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि जैसे आपका मस्कैरिन एक्टिवेट होता है, आप जानते हो आपकी बॉडी में एकदम से बीपी का क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है, और आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग इसका यूज़ करेंगे, जस्ट आपको अपोजिट रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। स्केलेटल मसल्स में भी आप यही देखोगे सेम टाइम पे कैसे वो आपके एक्टिवेट करता है। लेकिन जब आप यूज़ करोगे एंटी एसिटिल कोलिन का, तो ये सिंगल नर्व इम्पल्स पे डिग्रेड नहीं करता है। आइस में हम लोग अगर यूज़ करेंगे तो ये एजेंट आपका मियोसिस, स्पाज्म, एकोमोडेशन और आपका जो इंट्राओकुलर प्रेशर या टेंशन उसको डिक्रीज करता है। इंट्राओकुलर प्रेशर आपका आईओपी होता है, नहीं तो आईओटी, दैट इज इंट्राओकुलर टेंशन होता है, जो आप यूनिट आई में पढ़ोगे। यूनिट आई आपकी कब आएगी, यूनिट आई आपकी एएचएन सब्जेक्ट में डिटेल में उसमें आप पढ़ोगे इंट्राओकुलर प्रेशर, क्योंकि कभी इसका टेस्ट स्पेशली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है जीआईटी। जीआईटी की अगर मैं बात करूँ तो जीआईटी की मोटिलिटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज कर रहा था। एंटीकोलिनर्जिक इंक्रीज करेगा जीआईटी के टोन के मोटिलिटी को, साथ में जो उसका सिक्रीशन है और उस सिक्रीशन को भी इंक्रीज करेगा। सिक्रीशन आपका जितना भी है, जैसे कि आपके रेस्पिरेटरी में, आपके जीआई में, आपके आई में है, आपके ग्लैंड से है, वो सारा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये सारा इंक्रीज कब होगा, जब आप एंटीकोलिनर्जिक की बात कर रहे हो, एंटीकोलिनर्जिक नहीं सॉरी, आप बात कर रहे हो एंटीकोलिनस्टेरेज की। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ स्मूथ मसल्स की, तो इसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जैसे कि आपके ब्लैडर में, वो भी आपका कॉज करेगा। इंडिकेशंस अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपकी कोई भी डिजीज़ कंडीशन है, जैसे कि मिस्थेनिया ग्रेविस है, जिसमें आपको न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब आप उसका यूज़ करोगे, क्योंकि इस टाइम पे जो ये है गैंग्लिया वहाँ पे स्टिमुलेट होगा और आपके मस्कैरिन रिसेप्टर का इंक्रीज होगा। फिर आपका आएगा ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, फिर ट्रीटमेंट ऑफ लुई बॉडी डिमेंशिया। आप इसको एज अ एंटीडोट यूज़ कर सकते हो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एंटीडोट हमेशा पूछ लिया जाता है और एंटीडोट हम लोगों को हमेशा याद भी नहीं रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एंटीकोलिनर्जिक का पॉइजन हो जाता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं एज अ एंटीडोट। तो अभी इसको हाईलाइट कर लो, या तो अभी इसको एक अलग पॉइंट में लिख लो, नहीं तो ऊपर एज अ मार्क करके स्टार करके लिख दो कि ये इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एडवर्स इफेक्ट में आपको देखने को मिलेगा ओवर स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स, जो आपके दो रिसेप्टर्स रहेंगे, एक होगा आपका निकोटिनिक रिसेप्टर, एक आपका रहेगा मस्कैरिन रिसेप्टर। जैसे उसका ओवर स्टिमुलेशन होगा, जैसे उसका बढ़ेगा, वैसे हर एक चीज़ में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
फिर से आपका ड्रग इंट्रैक्शन आएगा, ड्रग इंट्रैक्शन इस बार आप खुद से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो पेशेंट्स को जिसको ऑब्स्ट्रक्शन है जीआई ट्रैक में या फिर यूरिनरी ट्रैक में, उनको हम लोग नहीं देंगे। जिस पेशेंट को भी पैप्टिक अल्सर है या फिर सीजर डिसऑर्डर है, सीजर डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि ऑलरेडी सीजर डिसऑर्डर में इतना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हाई होते हैं ब्रेन में, और हम लोग ड्रग दे देंगे तो ऑलरेडी हाई हो जाएगा, तो पेशेंट क्या करेगा? हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन में नहीं देंगे, पैप्टिक अल्सर कंडीशन में नहीं देंगे, पेरिटोनाइटिस कंडीशन में नहीं देंगे, जीआई ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देंगे, साथ में अगर पेशेंट को हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया तब नहीं देंगे। ऑलरेडी पेशेंट को ये ड्रग देने का एकदम से ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन होगा, कोई भी कार्डियक डिजीज है तब नहीं देंगे। अगर कोई सिस्टम में डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिसऑर्डर है, तब हम लोग नहीं देंगे। आपके इंडिविजुअल ड्रग्स आई हैं। इंडिविजुअल ड्रग्स में आप देख सकते हो कि इस जो एंड इसमें इरिवर्सल और रिवर्सल का डिवाइड करके फिर दे रखा है। जैसे कि कार्बामेंट में टर्शरी कंपाउंड के बाद में आपका आया था फेओस्टिग्माइन। तो फेओस्टिग्माइन की अगर मैं बात करूँ तो इसको अब इंडिविजुअल ड्रग में डिस्कस करा गया है। ये आपका टर्शरी अमाइन में आता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि ये टर्शरी कंपाउंड के अमाइंस में आता है। और ये आपका कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये कालाबर बीन से ऑब्टेन्ड होता है। ये आप ओरल रूट में इसको लोगे क्योंकि वहाँ से ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। ये आपका प्रोड्यूस करता है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स, और ये क्रॉस कर लेता है आपका ईजिली ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ऐसी बहुत कम ही ड्रग्स होती है जो आपके ब्रेन में बीबीबी को क्रॉस कर सकें, तो उसमें से एक आपकी है फेओस्टिग्माइन ड्रग। ये मेन आपका ट्रीट करती है आई डिजीज़ में ग्लूकोमा को, और ग्लूकोमा में भी आपके जो वाइड एंगल ग्लूकोमा है उसको ये ठीक करती है। डोज की अगर मैं बात करूँ तो उसको 0.5 to 1 mg आप दोगे। रूट आपका इंट्रामस्कुलर आईवी रहता है। आपके एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये भी आपके दोनों रिसेप्टर्स पे रहते हैं, और रिसेप्टर मस्कारिन पे अगर रहेगा तो आपका एकदम से जो भी एक्सेसिव सिक्रेशन होगा वो होगा, और जब आपका न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक होगा तब आप देखोगे कि एकदम से डिपोलराइजेशन होगा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज में, जहाँ पे आप देखोगे कि एकदम से आपके रेस्पिरेटरी मसल्स रुक जाएंगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी, तब वर्किंग नहीं करेगा, तो एकदम से आपकी कंडीशन सीवियर हो जाएगी और डेथ कॉज भी हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन है तब नहीं देना है। ऑब्स्ट्रक्शन किसमें? जीआई ट्रैक में तब नहीं देना है, यूरिनरी ट्रैक में तब नहीं देना है। पेशेंट को कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है जैसे कि अस्थमा है तब नहीं देना है। अगर पेशेंट को पैप्टिक अल्सर डिजीजेज है तब नहीं देना है। अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तब नहीं देना, और अगर पेशेंट को कोई भी कार्डियक डिजीज़ है को जैसे कि कोरोनरी इनसफिशिएंसी, तब भी हम लोगों को इस ड्रग को नहीं देना है पेशेंट को। फिर आपका आएगा रोल ऑफ नर्स। मुझे ऐसा लगता है रोल ऑफ नर्स तो 10 से 15 पॉइंट तो आप लोग खुद से लिख लेंगे। रोल ऑफ नर्स वही आपके कॉमन रहते हैं। आपका मैं कहती हूँ अगर कोई भी क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स तो आप ज़रूर लिख कर आना, और रोल ऑफ नर्स में एटलीस्ट 10 पॉइंट ढंग से लिख कर आना। नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो सबसे पहले हम लोग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम लोग ईएमएस बुक से। सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को हम लोग पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स भी बोलते हैं और एंटीमस्कैरिनिक ड्रग्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक करती है आपके सिर्फ एक रिसेप्टर। उस रिसेप्टर का नाम है मस्कैरिनिक रिसेप्टर, ना कि ये मतलब ये निकोटिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगी, सिर्फ एक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी, दैट इज मस्कैरिनिक रिसेप्टर। और जो आपका निकोटिनिक रिसेप्टर रहेगा वो आपका आबाद रहेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया एंटीकोलिनर्जिक, नाम से क्लियर हो रहा है, और इसका दूसरा नाम सुन लेंगे तो एंटी मस्कैरिनिक, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, सिर्फ एक पे जा रहा है बस। अब हम इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ये आपका 2 में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका आता है नेचुरल। नेचुरल में भी आपका डिवाइड होता है ये प्रोटाइप्स में। एक क्वेश्चन था हमारे उसमें आया था जब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हुआ था, प्रो ड्रग, मे बी मेरे पास एक पेपर भी होगा उसमें। तो प्रो ड्रग का क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है रिपीटेटेड पे। तो प्रो ड्रग को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और कभी कभी कोई स्पेसिफिक सिस्टम दे देंगे उसका भी प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो फार्माकोलॉजी में 38 नंबर का होता है, आपका एक लॉन्ग आता है 10 नंबर का।
बाकी आपके शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस 3 रहते हैं 5-5 नंबर के, मतलब कि 15 मार्क्स बन रहा है, और 3 आपके शॉर्ट आंसर्स रहते हैं जो कि आपके 2-2 नंबर के होते हैं, 3 होते हैं बस। तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा कठिन फार्मा नहीं है, फार्मा का कंटेंट बहुत ही कम है थ्योरी में। तो और ज़्यादातर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो आपके फार्मा 1 से क्वेश्चन ज़्यादा उठते हैं एज कंपैरिजन टू फार्मा 2। तो फार्मा 1 जितने भी आप पढ़ रहे हो बहुत डिटेल में पढ़ो और अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करो, क्योंकि ये प्रोड्रग का एक क्वेश्चन था तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ प्रोटोटाइप्स के, तो हमेशा प्रोटोटाइप्स, प्रोड्रग, ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए ना, इसीलिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ हमारे इसके नेक्स्ट नेचुरल होता है, एक होता है हमारा डेरिवेटिव्स। नेचुरल और डेरिवेटिव्स में आपका 2 में डिवाइड होगा, एक होता है सेमी सिंथेटिक, एक होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है आपने इसमें नेचुरल कुछ भी नहीं यूज़ करा है, आपका पूरा मैन्युफैक्चरिंग एज अ केमिकल बेसिस पे होगा या फिर एज ए इंडस्ट्रियल बेसिस पे होगा। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है आप नेचुरल थोड़ा सा ले रहे हो और सिंथेटिक का प्रयोग, मतलब दोनों का ले रहे हो, नेचुरल सिंथेटिक, तब आप बना रहे हो सेमी सिंथेटिक। ये आपका था, मैंने एक ओवर वाला समझाया कि क्या मतलब होता है। नेचुरल में आपका आएगा प्रोटोटाइप्स, जिसमें आपका आएगा एट्रोपिन। और एक बात आप लिख के रख लो, एट्रोपिन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके फार्मा एग्जाम्स के लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए और आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए भी। एट्रोपिन मतलब एक इमरजेंसी ड्रग में आ ही रही है, साथ में एट्रोपिन का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ ज़रूर लिया जाता है। तो एट्रोपिन ड्रग को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसका एक्शन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सेमी सिंथेटिक, तो ये आपका 3 में डिवाइड हो जाता है। पहला आपका आता है माइड्रिएटिक, जिसमें आप यूज़ करोगे आई ड्रॉप्स में, जिसमें आपका आता है एट्रोपिन, मेथोनाइट्रेट। और एंटीएमेटिक्स आता है। एंटीएमेटिक्स आपको पता है, एंटीएमेटिक्स में आप ओंडम भी डाल सकते हो, नहीं तो आप हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड डाल सकते हो। ब्रोंकोडायलेटर में आप साल्ब्यूटामॉल इनहेलर डाल देना। अगर मैं बात करूँ एंटीएमेटिक ब्रोंकोडायलेटर्स हम लोग पढ़े हैं, आप कौन से आप बच्चे कंफ्यूज होंगे कौन से यूनिट में हमने पढ़ लिया। तो अगर मैं बात करूँ ब्रोंकोडायलेटर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के यूनिट में पढ़ा, एंटीएमेटिक्स आपने कौन सी यूनिट में पढ़ा, आपने जीआई सिस्टम की यूनिट में पढ़ा। तो अभी आपको क्या पढ़ना है, एट्रोपिन डिटेल में। जब आप एट्रोपिन पढ़ लोगे तो आप माइड्रेटिक का एकदम क्लियर हो जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंथेटिक में। तो सिंथेटिक में भी आपका फर्दर 4 में डिवाइड होता है। पहला आता है आपका माइड्रेटिक, जिसका एग्जाम्पल आपका है ट्रोपिक अमाइड। नेक्स्ट आपका आता है एंटी सिक्रेटरी या फिर एंटी आपका आएगा स्पास्मोडिक्स, जिसमें आपके टर्शरी और क्वार्टरनी कंपाउंड आते हैं। टर्शरी में आपका आएगा डाइसाइक्लोमाइन। अब डाइसाइक्लोमाइन हम लोगों ने एंटी में भी पढ़ा था, जो कि आपका एक सिस्टम में आ रहा था जीआई में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्वार्टरनी की, तो क्वार्टरनी के आपके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स रीड मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी दे रखे हैं। आपको जो एग्जाम्पल ईजी लगे वो आप खुद से लर्न कर लो, इसीलिए आप देखोगे मैं वो एग्जाम्पल बताती हूँ जो इन चारों में ईजी है। क्यों? क्योंकि वो ईजी से एग्जाम्पल मैंने भी लर्न कर रखा होता है। नेक्स्ट क्वार्टरनी में आप देख रहे हो इतने सारे हैं और इसमें से आपको जो ईजी लगे वो आप लर्न कर लो, जैसे कि क्लीडिनियम बहुत ईजी है। नेक्स्ट प्रोपेंथिलीन बहुत ईजी है, ये लर्न कर लो। फिर उसके बाद में आइसोप्रोपामाइड लर्न कर लो। तो वो डिपेंड आप पे करे कि आपको कौन सी ड्रग ईजी लग रही है, जो ड्रग ईजी लगे वो आप लर्न कर लो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। नेक्स्ट आपका थर्ड आता है वेसिको सेलेक्टिव। वेसिको सेलेक्टिव में आपके ड्रग के एग्जांपल्स आते हैं। फिर आपका आता है एंटी पार्किंसोनियन। सो इसमें भी आपके अलग से एग्जांपल्स दे रखे जो आपको इजी लगे वो आप लर्न कर लो। मेनली आपका क्लासिफिकेशन था एंटीकोलिनर्जिक का। ये आपके मतलब कि डिवाइड होता है 2 में। पहला आपका होता है नेचुरल, फिर आपका होता है डेरिवेटिव्स। नेचुरल में आपका सिर्फ एक आता है दैट इज़ एट्रोपिन, जिसको भी हम लोग डिटेल में फार्माकोलॉजिकल एक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एकदम। नेक्स्ट आपका आता है डेरिवेटिव्स में 2 में। पहला आता है सेमी सिंथेटिक, फिर आता है सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक आपके 3 में डिवाइड होता है। पहला आता है माइड्रिएटिक, फिर होता है एंटी एमेटिक्स, फिर होता है ब्रोंकोडायलेटर्स। सिंथेटिक आपका 4 में डिवाइड होता है। पहला होता है माइड्रिएटिक, फिर होता है एंटी सिक्रेटरी, एंटी पास्मोटिक्स, फिर आपका आएगा वेसिको सेलेक्टिव तीसरा नंबर, फिर चौथे नंबर पर आपका आता है एंटी पार्किंसोनियन। तो ये आपके डिवाइड हो रहा है सिंथेटिक में। इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम मेन डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन किसका है? एट्रोपिन का। तो एट्रोपिन की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्लॉक करेगा आपके रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर? मस्कारिन रिसेप्टर्स को। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक साइट पे उसके इफेक्ट के साथ में कि ये ब्लॉक करने का क्या आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हो रिसेप्टर, तो M1 रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर होता है, M4 रिसेप्टर होता है, M5 रिसेप्टर्स होता है। अब ये रिसेप्टर्स आप देखोगे कहाँ पड़ रहा और क्या इसका रिस्पॉन्स है।
तो आपका पहला रिसेप्टर है M1। M1 रिसेप्टर आपका कहाँ कहाँ है? अगर ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में प्रेजेंट है तो आपको हाइपरपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। ECL और जो स्टमक होता है उसमें अगर होगा तो ये आपका हिस्टामिन रिलीज जो होता है वो घटा देगा, और जो आपका सिक्रीशन होता है स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का वो भी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। और अगर ये आपका इंट्रिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होगा तो ये आपका डिक्रीज कर देगा इंटेस्टाइन के सिक्रीशन को, जिससे आपके में कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाएगा। CNS में अगर ये होगा तो ये इम्पेयर करेगा आपके लर्निंग और मेमोरी को। तो अब आपको क्लियर हो गया ये M1 रिसेप्टर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है M3। अब एक बच्चे का डाउट आना चाहिए कि M2 रिसेप्टर कहाँ गया? M2 रिसेप्टर भी तो प्रेजेंट होता है। अगर आपका M2 रिसेप्टर डाउट आया तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मस्कारिन रिसेप्टर होता है। M2 रिसेप्टर आपका रहेगा, लेकिन ये ब्लॉक आपका एट्रोपिन करेगा, लेकिन ये प्री साइनेप्टिक पे करेगा, इसीलिए M2 M4 को एक अलग में भी दे रखा है। ये चीज़ का एक बड़ा डाउट भी आता है कि इसको अलग क्यों रखा है, तो ये आपके पोस्ट साइनेटिक और प्री में बहुत डिफरेंस होता है, तो ये आपका प्री में रहेगा और ये सारे आपके ब्लॉक करेगा पोस्ट में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ M3 के, तो ये ब्रोंकल स्मूथ मसल्स, मतलब कि ब्रोंकोडायलेशन होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक का। GI में जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें रिलैक्सेशंस होगा। जो आपके आई में मसल्स होती हैं उनका भी रिलैक्सेशन होगा। जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उसमें भी आपको देखोगे कि आपको सिक्रीशन इंक्रीज और डिक्रीज में दिखेगा। विस्कुलर स्मूथ मसल्स में डायलेशन होगा। विसरल स्मूथ मसल्स में डिक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। वेस्टिबुलर apparatus में आपके इम्पल्स एकदम से डिक्रीज हो जाएंगे। तो M3 आपके ये सारे में प्रेजेंट होगा, और अगर ये ब्लॉक होगा तो ये आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। M4 आपका नर्व एंडिंग जो CNS की होती है उसमें कुछ कुछ पाया जाएगा, और अगर ये ब्लॉक हो जाएगा M4 और M5 तो इसमें कोई खास फर्क आपको दिखाई नहीं देगा, तो इसमें कोई आपको नहीं रहेगा। लेकिन आपका मेन क्या होता है? M1 होता है, M2 होता है, M3 होता है और M4 होता है। पोस्ट में आपके मेन क्या आएंगे? M1, M3, M4, M5। लेकिन जब आप प्री पढ़ोगे एट्रोपिन के तो प्री में आपके दो आते हैं, M2, M4। M2 जो आपका CNS में होता है तो वो आपका रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और आपका डिसओरिएंटेशन, हेलुसिनेशंस, यह सब आपको देगा। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाएगा, किसका? वेगल का, जिससे आपके हार्ट रेट एकदम से बढ़ जाएगा। कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी आपके इंक्रीज हो जाएंगे। जो आपके विस्ट्रल स्मूथ मसल्स होती है वो एकदम से रिलैक्स हो जाएंगी। M4 आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? नर्व एंडिंग्स में, जिसका कोई सिग्निफिकेंट आपको इफेक्ट नहीं होता है। मेन आपका एंटीकोलिनर्जिक में एग्जाम में एट्रोपिन पूछा जाता है, और अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया इसका मतलब आपने हर एक चीज़ को अच्छे से कवर अप कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे अकॉर्डिंग आपको कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स समझ में आया होगा। वैसे एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, बट फिर भी आपके सिलेबस में मेंशन था, उसको हम लोगों ने डिटेल में कवर अप कर लिया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।